चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तब्दील करने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार नहीं रह सकता। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने किस ग्राउंड पर ट्रिब्यूनल्स तब्दील किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ट्रिब्यूनल्स ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था जिस पर उसे तब्दील किया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, क्या ट्रांसफर की नई मिसाल कायम कर रहे हैं? अगर तासुब है तो वो बताएं, वरना इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं है। आप तासुब साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस अदालत के जज हैं। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर चैलेंज कर लेता, लेकिन ट्रांसफर कैसे और क्यों किया? तासुब की बुनियाद पर केस ट्रांसफर किया जाता है, मगर उसका भी तरीका है और सबसे पहले मुताल्लिका जज से ही दरखास्त की जाती है कि वो केस ना सुने। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, सरकार उनको समझाए, साल पहले ये तरमीम खत्म की तो अब फिर क्यों ऑर्डिनेंस के जरिए लेकर आए? क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात ऑर्डिनेंस आ गया? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने मेरी सिफारिश पर खुद ही जस्टिस तारिक जहांगीरी को ट्रिब्यूनल जज बनाया था ना। इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मंगवाने का कौन सा इख्तियार है? किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड मंगवाया था? ये सारी वो चीजें हैं जिनका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है। हुकूमत ने 27 मई को इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी करवाया था, जिसके तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अब हाजिर सर्विस के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। मीडिया इत्तलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 2 रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दिए हैं। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली का मामला भी इस इजाफी ट्रिब्यूनल में मुंतकिल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक 2 नए ट्रिब्यूनल्स के कयाम का नोटिफिकेशन 7 जून को जारी किया गया है। आज की अहम अदालती कार्रवाई के बाद अब देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन का इस मामले में क्या मौक़िफ होगा। खासतौर पर इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों का मामला, क्या अब भी इजाफी ट्रिब्यूनल्स और रिटायर्ड जजेस ही देखेंगे? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और अबसार आलम। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को आइंदा समाअत तक कार्रवाई से रोक दिया। क्या इजाफी ट्रिब्यूनल का मामला इलेक्शन कमीशन को महंगा पड़ेगा? हसन साहब, कुछ इसी किस्म के ट्रिब्यूनल पे मामला हमने लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान देखा और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान अब रोक दिया गया इस पूरी कार्रवाई को। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर पीछे हटना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा ये मामला उसे? महंगा तो इनको कुछ नहीं पड़ेगा। यहाँ सिर्फ अवाम सस्ते हैं, सिर्फ अवाम, उनकी ख्वाहिश, उनकी विल, सिर्फ वो टके टोकरी है। किसी और को कुछ भी महंगा नहीं पड़ेगा। ये 3 सीटों का मामला था, मुझे तो समझ नहीं आती ये कौम, ये मुल्क, ये हुकूमतें किन चीज़ों पे वक्त जाया कर रही। इट वाज सो सिंपल, ले आओ। लेकिन ये खुल गया अगर काम, तो फिर पता नहीं कितने कट्टे खुलेंगे और क्या क्या खुलेगा। मामला बहुत सादा था, मेरी समझ से बाहर है। वैसे हमारी समझ में तो और भी बहुत कुछ नहीं आता, ये तो बिल्कुल ही नहीं आया। महंगा नहीं पड़ेगा किसी को, इस मुल्क में सिर्फ अवाम को महंगाई जो ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन ने बनाए सर, उन्हीं के साथ चलेंगे सब, या जो हाई कोर्ट कह रही है कि आप गलत उसके साथ आगे जा रहे हैं, आपका इख्तियार नहीं था इस तरीके से ट्रिब्यूनल को हटाना? जिसका इख्तियार नहीं था अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो व्हाट डज दैट इंडिकेट? बताएं। ईसीपी ने तो अभी नहीं इसको एक्सेप्ट किया, कोर्ट उन्हें कह रही है कि जो तरीका इख्तियार किया है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए रोक दिया गया है इस मामले को आगे बढ़ने से। हाँ, तो तरीका दुरुस्त नहीं है तो उसको दुरुस्त कर लें। व्हाट इज द इशू? व्हाट इज द प्रॉब्लम? एवरीबडी नोज द प्रॉब्लम। ठीक, दुरुस्त हो गया। अब सर साहब, पहले लाहौर हाई कोर्ट में देखा, जैसे हसन साहब कह रहे हैं कि अगर कोई जहां दुरुस्त नहीं उसको ठीक कर ले, मगर सभी कहते हैं वो अपनी जगह दुरुस्त है। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को इजाफी ट्रिब्यूनल्स बनाने की जो हिदायत थी, वहां पर भी कौन लगे और कौन नहीं का मामला रहा। अब वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इजाफी ट्रिब्यूनल के मामले को रोक दिया गया है ऑर्डिनेंस आने और इस ट्रिब्यूनल की तब्दीली के बाद। क्या आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट इस मामले पर बराह रास्त आमने सामने खड़े होंगे अपने अपने मौकिफ के साथ कि वो जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है? आपने अगर शतरंज खेली हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं। उसमें प्यादे भी होते हैं, बादशाह भी होता है, वज़ीर भी होता है, मलिका भी होती है, बुर्ज भी होते हैं।
तो घोड़े भी होते हैं। तो ये जो आप मुसलसल मुख्तलिफ हम मीडिया वाले, आप नहीं सिर्फ, आप बहुत परेशान हो जाती हैं, समझती मैं आप पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, हम मीडिया वाले बहुत सारी बातें इश्तारों में करते हैं, इशारों में करते हैं। तो मुझे लगता है उस वक्त कि ये सब शतरंज की गेम है, उसमें मुख्तलिफ इदारों का मुख्तलिफ काम है, रोल है जो प्ले किया जाता है, और प्ले वही करता है जो पीछे बैठा शतरंज खेल रहा होता है। मतलब मैं शतरंज का अगर खिलाड़ी हूँ तो मैं आगे उनको इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर। असल बात वही है, देखना है, नज़र हमने ये रखनी है कि खान साहब ने आज जो कहा है अपनी पार्टी को कि आप मुज़ाकरात का आगाज़ करें, और उनके रहनुमाओं ने, बैरिस्टर गौहर ने भी बाहर निकल के बात की है कि इसको डील ना समझा जाए, हम मुल्क के मफाद के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है ये सारी बातें जो हो रही हैं ना, ट्राइब्यूनल आ गया, ट्राइब्यूनल चला गया, हाई कोर्ट ने ये कर दिया, ये सब उस बात से लिंक्ड है। वो ऊँट किस करवट बैठता है, ये ट्राइब्यूनल का ऊँट, ये कोर्ट्स का ऊँट उसी करवट बैठ जाएगा। ये मेरा एक एनालिसिस है, और जो मैं देख रहा हूँ मुशाहिदा है उस पर। एक बात मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हम भी कहते रहते हैं, और जजेस भी शायद यही काम करते हों, कि हम कहते हैं जी जजेस ने ब्राह्मी का इजहार किया। मैंने जितना जजों के बारे में या तारीख पढ़ी है, जज को ब्रह्म नहीं होना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए। अगर जज साहब गुस्से में आते हैं तो फिर उन्हें कुर्सी जज पे नहीं बैठना चाहिए, कुर्सी अदालत पे नहीं बैठना चाहिए। तो या तो हम मीडिया वाले ये लिखना बंद कर दें, या जजेस खुद कह दें मीडिया को कि ये ना करें, क्योंकि मेरा ख्याल है ये भी हमारी अदलिया की क्रेडिबिलिटी में कुछ ऐड नहीं करता, ये जाहिर करना कि वो ब्राह्म है इस वक्त। ठीक हो गया, लेकिन एक सवाल इस बीच सब रहता है, जिसके ऊपर खुद कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि जो ऑर्डिनेंस लाया गया पिछले साल, जो तरमीम को खत्म किया गया, इस साल 27 मई को जब वो तरमीम आती है और फिर 7 जून को उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या ये आप समझ रहे हैं कि सिर्फ किसी को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए सारा गोल चक्कर घुमाया जा रहा है, जो आपने बात कही है? नहीं, कि अगर वो एक ऊंट बैठ गया किसी करवट तो सारे मामला हल हो जाएंगे, ना फिर किसी ऑर्डिनेंस, ना मुकदमा, ना केस, ना कोई मामला, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। देखिए, मुज़ाकरात की मेज पे लाने के लिए नहीं ये किया जा रहा था, लेकिन दो साइड्स की पोजीशंस हैं, एक उस पोजीशन से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो एक दूसरे को जितना प्रेशर डाल सकते हैं दोनों साइडें उन्होंने डाला है। और पिछला ट्वीट जो आया है, लास्ट ट्वीट खान साहब का, उससे पहले एक ट्वीट आया, वो प्रेशर डालने के तरीके थे ना, और क्या था। तो उधर से दूसरी साइड भी हुकूमत ने भी ये ऑर्डिनेंस ले आया 7 जून को, तो ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं दोनों अतराफ। अब बदकिस्मती है हमारी, ये दुश्मन फौजों के दरमियान होता है, दुश्मन मुल्कों के दरमियान जंग के दौरान इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि जब मुज़ाकरात की बेस पे बैठें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन हासिल कर लें। लेकिन बदकिस्मती से हमारी, खैर एक खुशकिस्मती भी है कि हमारी किसी और मुल्क से जंग नहीं हो रही कई सालों से, लेकिन हम उसका खुद से जंग करने में मसरूफ है, खुद से जंग, हमारा शौक है लड़ना। अब कोई और हमारे साथ लड़ना चाहता नहीं है, वो कहते छोड़ो यार इनको, इनके हाल पे, तो हम कहते हैं चलो आपस में तो लड़े। ये कबायली असबियत है ना जो हमारे अंदर, ये ट्राइबलिज्म हमारे अंदर से नहीं जा रहा कि बाहर से कोई खतरा नहीं तो अंदर तो लड़ो। यही हम करते हैं, ये अफगानिस्तान करता है, और यही हमारी किस्मत है। हमें इससे निकलना चाहिए, हमें इससे निकलना चाहिए। शहजाद साहब, एक टर्म गालबन आपने शायद शो पे कभी यूज किया, टॉक शूट शूट, या शूट शूट टॉक टॉक, ये जो दबाव वाली बात दोनों तरफ से हो रही है। मगर 13 में भी याद पड़ता है कि इसी तरह से ट्रिब्यूनल्स के फैसलों ने नून लीग को बड़े टफ दिन दिखाए थे, बहुत ऐसे अहम लोग इन ट्रिब्यूनल्स का शिकार हो गए थे। क्या इन ट्रिब्यूनल्स और ऑर्डिनेंस का मतलब सिर्फ वक्ती तौर पर दबाव डालना ही है, या वाकई ही हुकूमत कुछ हासिल करना चाहती है, जिस तरह से ऑर्डिनेंस लाई और फिर इसका इस्तेमाल हुआ? मेरा ख्याल है आप घेर घार के उसको उस तरफ ले जाती हैं, मैं तो नहीं समझता कि ऐसी बात है। जो सामने चीज नजर आ रही है मैं तो उसको एड्रेस करूंगा। जी जी, देखिए, एक ऑर्डिनेंस की जो मयाद है वो 90 दिन है, लेकिन इस वक्त कौमी असेंबली सेशन में है। तो मुझे ये बताइए कि क्यों कौमी असेंबली इसको कानून बना के पास नहीं कर रही? अगर ये इतना ही अहम चीज है तो ऑर्डिनेंस के बलबूते पे हम क्यों चल रहे हैं? उसको बिल ले आए, उसको कानून बनाए, क्योंकि वजह यह है कि कानून बनेगा तो कहीं चैलेंज हो जाएगा तो शूट डाउन हो जाएगा। इसलिए ये एक वो करती है, थोड़ी सी उसके ऊपर रिस्क है। दूसरी बात, इसको एक 90 दिन के बाद एक और 90 दिन का पीरियड भी दिया जा सकता है ऑर्डिनेंस को, फिर उसके बाद मजबूरी बनती है कि हाँ इसको कौमी असेंबली में लाया जाए, तो कम से कम उसे 180 दिन हासिल किए जा सकते हैं। अगर 6 महीने मिल जाएं
किसी को इन ट्रिब्यूनल्स के मामलात के अंदर, तो ये जो 3 सीटें इस्लामाबाद की, इन पर 6 महीने के लिए कोई खतरा कायम नहीं रहता। और पिछली असेंबली के अंदर तो 4-4 साल तक मामलात रहे। उससे पिछली असेंबली के अंदर वजीर आला शहबाज शरीफ साहब करीबन 5 साल स्टे पे वजीर आला रहे। एक डिप्टी स्पीकर पीटीआई का 4 साल डिप्टी स्पीकर रहा नेशनल असेंबली का। तो ये हमारे तो एक रिवायत और रिवाज मौजूद है। देखिए, बात ये आज हमें जो पूछनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, वो बातें सही हैं। अब सार साहब की हर बात एक टाइटल के तौर पे उसके नीचे एक मजमून लिखा जा सकता है जो उन्होंने जवाब दिया। मैं एग्री करता हूं हर एक चीज से जिसकी तरफ इशारा किया उन्होंने। सवाल यह है कि क्या हम तमाशाई हैं जो कि हम बैठ के इसका ढोल पीटे रोजाना शाम को इन प्रोग्रामों के अंदर, या हम ये देखें कि नहीं, हम अवाम के तौर पे या अवाम की आवाज के तौर पे हम स्टेक होल्डर हैं इसके अंदर। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि रेड लाइंस का तयन तो बड़ी हद तक किसी वक्त कर दिया गया था, अब हदूद का तयन किया जा रहा है। और हदूद और रेड लाइंस को तयन करने के अंदर अब इदारे भी उस दो तरफ में बढ़ते नजर आ रहे हैं। अदारे भी उन रेड लाइंस और उन हदूद को जो कि बताई गई हैं उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। कुछ इदारे उधर आगे, कुछ इदारे उधर आगे। क्या किसी भी मुल्क के लिए कोई एक बेहतर सिस्टम है? आप तो अंडरमाइन कर रहे हैं पूरे के पूरे निजाम को, आप तो सेबोटाज कर रहे हैं पूरे के पूरे निजाम को। ये पाकिस्तान का निजाम है, ये दो ग्रोहों का निजाम तो नहीं है। और ये ग्रोह जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं उसमें सियासी भी हैं, उसमें गैर सियासी भी हैं, दोनों तरफ के अंदर। तो फिर ये क्या तमाशा है? ये पाकिस्तान की गवर्नेंस हो रही है? किस तरह की गवर्नेंस हो रही है? ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी तरीके से 6 माह, 3 महीने या 90 दिन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई ले जाएगा इसको। अब सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठ जाएगा। 22 लाख कल हमें बताया गया वहां पे मुकदमे पड़ेंगे भी 22 लाख के अंदर एक और एडिशन हो जाएगी। 4 साल तक ये भी चल जाएगा। एक असेंबली या उस मुद्दत तक जहां तक ले जाना मकसूद है इसको ले जाएंगे। एक चाइनीज प्रोवर्ब है जो कि कहते हैं कि कर्ज के तौर पे किसी को जब बुरा भला कहना हो तो मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। काजी फायज ईसा साहब को किसी ने ये कह दिया जब वो चीफ जस्टिस बने कि मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, भले सुप्रीम कोर्ट का हो या काजी फायज ईसा साहब का हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी बैठ के ये तमाशा जो हो रहा है मुल्क के अंदर इसको बंद करना पड़ेगा। ये फैसले देने पड़ेंगे कि आप अपने मसाइल को सियासी और मुस्तकिल बुनियादों पर हल करें। ये खेल खिलाड़ी सेबोटाज अंडरमाइन करने का जो काम है इसको खत्म होना चाहिए। हम इसको ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते।